आज हम पढ़ने वाले हैं हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो मैं बता दूं, कठोर मतलब हार्ड, इसको हम ए से डिनोट करेंगे, ए से या आ से करेंगे, और सॉफ्ट को बी या ब से करेंगे। तो ये जो अ और ब है या ए और बी है, ये जो नाम है ये पियर्सन ने दिया था। तो अब हम बात करते हैं हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, मतलब हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस के बारे में। तो अब यहाँ बात करेंगे एसिड के बारे में। तो मैं बता दूँ, हेसेप प्रिंसिपल के अनुसार एसिड को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है हार्ड एसिड, एक होता है सॉफ्ट एसिड। हार्ड एसिड को हम क्लास ए मेटल्स भी कह सकते हैं और सॉफ्ट एसिड को हम क्लास बी मेटल्स भी कह सकते हैं। इसका नाम वर्ग अ धातु और इसका नाम वर्ग ब धातु भी हो सकता है। इससे हम कठोर अम्ल और इसे हम मृदु अम्ल कहते हैं। और जो तीसरा होता है वो सीमा रेखा अम्ल होता है, जिसे हम बॉर्डर लाइन एसिड कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हार्ड एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या है और सॉफ्ट एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। अब हम कठोर अम्ल अर्थात क्लास ए वर्ग अ मेटल या धातु के बारे में पढ़ने वाले हैं, और मृदु अम्ल अर्थात क्लास बी और वर्ग बी धातु या मेटल के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं बता दूं, ये शुरू करने से पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए, आलेंड, चैट और डेविस ने 1958 में देखा कि जो मेटल है वो लिगेंड से जुड़कर संकुल यौगिक बनाती है, मगर सभी मेटल सभी लिगेंड से नहीं जुड़ती और सभी लिगेंड से मेटल से नहीं जुड़ती। यहाँ पर जो मेटल होते हैं वो लुईस अम्ल होते हैं और जो लिगेंड होते हैं वो लुईस क्षार होते हैं। तो उन्होंने देखा कि मेटल और लिगेंड में एक विशिष्ट गुण होता है, अर्थात सॉफ्ट मेटल सॉफ्ट लिगेंड से जुड़ेगा, हार्ड मेटल हार्ड लिगेंड से जुड़ेगा। तो उन्होंने इस अंतर के आधार पर इसका वर्गीकरण किया और मेटल को 2 वर्गों में बांटा, एक कठोर अम्ल और एक मृदु अम्ल, या क्लास ए और क्लास बी मेटल्स। तो अब हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में या इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल बनाया हूँ। तो ये एग्जाम्पल देखने के बाद इसका सिंपल ट्रिक्स है हली नाक। इसका ट्रिक्स है, मैं बता दूँ, ये जो कॉपर, सिल्वर और सोना है ये सिक्का धातु है, तो आप सिक्के धातु से भी याद रख सकते हैं इनके एग्जाम्पल। तो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है पहला पॉइंट, क्षारीय धातु आयन, क्षारीय मृदा धातु आयन एवं उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हल्के संक्रमण तत्वों को रखा गया है। आप देखो, जो हाइड्रोजन है और लिथियम है और सोडियम है, ये क्या है, ये क्षारीय धातु आयन है, और जो पोटेशियम है वो क्षारीय धातु आयन है, और जो Cd है वो हल्का संक्रमण तत्वों और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में रखा है। तो इस तरह हम आगे इसको पढ़ने वाले हैं। तो आपको पहला पॉइंट याद हो गया होगा कि क्षारीय धातु आयन, क्षारीय मृदा धातु आयन एवं उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हल्के संक्रमण तत्वों को क्लास ए में रखा गया है। और क्लास बी में क्या आएगा, जहाँ उच्चतम व निम्न कर दो, जहाँ हल्कातम व भारी कर दो। तो इस वर्ग में निम्न ऑक्सीकरण अवस्था तथा भारी संक्रमण तत्वों को रखा गया है। तो ये आपको बात समझ में आ जाती है, यहाँ उच्च है तो यहाँ निम्न है, यहाँ हल्के है तो यहाँ पर भारी है। अब अगला पॉइंट देखो, ये लिगेंड को आसानी से ध्रुवित करते हैं, तो ये कठिनाई से करेंगे। अगर आपको ये अलग कॉलम याद हो गया तो याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ये इनके इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु का आकार छोटा होता है। तो आप देखिए,
अगर हाइड्रोजन का आकार सबसे छोटा होता है, तो यहाँ से याद कर सकते हो आप लोग क्या कि इनके इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। मैं बता दूँ, दोनों ही इलेक्ट्रॉन ग्राही होंगे क्योंकि दोनों क्या है, धातु है, और धातु पर क्या है, प्लस चार्ज है। ठीक है, अब आगे देखो, ये सामान्यतः अक्रिय गैस का विन्यास रखते हैं। अगर हम बात करें सोडियम के बारे में, किसके बारे में, सोडियम प्लस के बारे में, तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 है। इसने एक इलेक्ट्रॉन दे के लुईस अम्ल बना लिया। पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन 11 था, यहाँ कितने आ गए, 10, अर्थात किसके बराबर हो गए, नियॉन के बराबर, मतलब अक्रिय गैस के बराबर इसका विन्यास हो गया। हाइड्रोजन, यहाँ लिथियम देखिए, लिथियम ने एक दे दिया तो हीलियम के बराबर हो गया, पोटेशियम ने एक दे दिया तो आर्गन के बराबर हो गया। इस प्रकार क्या करते हैं, अक्रिय गैस का विन्यास रखते हैं। और यहाँ देखो, जो कैडमियम है ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसके अंतिम कोश में डी कक्षक पूरा भरा होगा। इससे भी स्पष्ट होता है कि ये अक्रिय हो चुका है, क्योंकि डी कक्षक कैसा होता है, पूरा भरा होता है। और अक्रिय गैस का विन्यास मतलब होता है उनके कक्षक का पूरा भरा होना। इन कक्षक भी क्या हो रहेंगे, पूरे भरे रहेंगे। हम लोग 4 पॉइंट तक पहुंच चुके थे। अब 5वां पॉइंट आता है, ये अधिक सक्रिय धातु है और ये कम सक्रिय धातु है। आपको ये मालूम होगा कि जो सोना, चांदी और कॉपर है ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है क्योंकि ये कम क्रियाशील होती है। और आपको पता है हम सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं क्योंकि अधिक क्रियाशील होती है। इस तरह आपके यहाँ पर ये 5 पॉइंट क्लियर हो गए। तो एक तरफ के पॉइंट याद करने का, दूसरे तरफ के पॉइंट अपने आप ही याद हो जाएंगे। ये उच्च ध्रुवीयता रखते हैं, तो हमें ये ज्ञात है कि फैजान्स के नियम से हमें मालूम होता है जिनका आकार छोटा होता है उनकी ध्रुवणता उच्च होती है। हमने पिछले तरफ ये पॉइंट पढ़े थे कि इनका आकार छोटा होता है, तो वहाँ से पॉइंट आराम से आ सकता है। जिनका आकार छोटा होता है उनकी ध्रुवणता उच्च होती है। ये हमें मालूम हुआ फैजान्स के नियम के, जो यहाँ पर लागू होता है। ये निम्न ध्रुवणता रखते हैं, अर्थात इनका आकार कैसा होगा, बड़ा होगा। अब सबसे मेन पॉइंट है, इतनी एग्जाम्पल कैसे याद करें, तो मैं आपको बताऊंगा हल्की सी ट्रिक्स, आप उस पर ध्यान देना। मैंने क्या किया हूँ, पहले प्लस वाले रखा हूँ, फिर +2 वाले रखा हूँ, फिर +3 वाले रखा हूँ, और फिर +3 वाले, फिर +4 वाले। तो ये सिंपल ट्रिक्स है। हलीनाक, एक का नाम क्या है, एक लड़के का नाम हलीनाक है। वो जो बेटा है, हलीनाक जो बेटा है, बेटा मांगे कार ससुरा एजी, मन ही मन क्या हो रहा है, रो रहा है। तो मैं डबल से रिपीट करता हूँ, हलीनाक बेटा है जो अपने ससुर से कार मांग रहा है। तो हलीनाक बेटा मांगे कार, ससुरा एजी, मन ही मन क्या हो रहा है, रो रहा है। और ये इंडिया की क्या है, गर्ल है, इंडिया गर्ल, मतलब ये इंडिया की बात है। तो आपको याद हो गया होगा, हलीनाक बेटा मांगे कार, ससुरा एजी, मनी मन रोए, ये इंडिया की गर्ल है। अब एग्ज़ाम शुरू हो चुकी है हमारी, तो हम बोल सकते हैं नकल लाऊ असी फिको कर। मतलब एक बालक या एक स्टूडेंट बात कर रहा है अपने दोस्त से, नकल लाऊ, तो बोलता असी फिको कर, ऐसी कोई फिक्र कर कि नकल तो ला सके। अब आगे देखिए आप लोग, थोड़ा सीटल जर, थोड़ा मतलब बैठ जा, फिर जाके नकल ना ला ले। PT +6, FE +6 और AlCl3 आप याद कर सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी 8-10 एग्जाम्पल याद कर सकते हो, या 3-4 एग्जाम्पल याद किए तो बहुत ही अच्छा है। तो सिंपल है, हलीनाक बेटा मांगे कार, ससुरा
एजी मनी मनरोए, ये इंडिया की गर्ल है। नक्कल लाऊ असी फिको कर, थोड़ा सिटल हो जा, हो जर या हो जा, पटी FEAL 3। तो मैं डबल से रिपीट करता हूँ। हली नाक बेटा मांगे कार ससुरा, एजी मनी मनरोए, ये कहाँ की बात है? ये इंडिया की गर्ल है। नकल लाऊ असी फिको कर, थोड़ा, ये सिलिकॉन है, ध्यान देना, ये क्या है? सिलिकॉन। आप बराबर दिख नहीं रहा आपको, ये ऐसा ही है। थोड़ा सिटल, थोड़ा क्या हो जा? सेटल हो जा, जर, PT F6 और FE F6। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ये जो क्या है, कॉपर AG AU, ये AU है, CU नहीं, ये AU है। ये कॉपर AG AU क्या है? ये सिक्का धातु है। TLCS AG। तो क्या होता है कि एक बालक क्या लाता है? सिक्का धातु लाता है, थैली में रखता है। जो थैली क्या होती है? सीली होती है और वो वहाँ से फट जाती है। तो हम बोल सकते हैं सिक्के धातु रखने के लिए थैली ला, सी कर, वो बोलता है हाँ जी। तो क्या बोलते हैं हम लोग? सिक्का धातु रखने थैली ला, सी कर, बोलता है हाँ जी। तो इस तरह आपको याद हो गई है 6 एग्जाम्पल। हाजी की सिट्टी पिट्टी क्या हो गई? गोल हो गई। थैली लाकर, पटी TBH3, CaCl3, InCl3, TL होल थ्राइस, और पेंटासाइनो कोबाल्टेट 3 आयन ReSe+। इस प्रकार क्या हो गया? हम एग्जाम्पल याद हो गए। तो आप इसमें याद कर लेना कि उसने क्या करा? सिक्का धातु रखने के लिए क्या मंगाया? थैली मंगाया, सीकर हाजी से। तो हाजी क्या हो गई? सिट्टी पिट्टी गोल हो गई थैली लाते हुए। तो यहाँ पर क्या देखो आप, ये सब +1 है, ये +2 और ये क्या है? +3 है। फिर क्या लिया हम लोगों ने? +4, तो PT +4 और TE +4 है। इसको आप ध्यान देके याद कर लेना। तो हमने इस प्रकार क्या करे, अभी तक कठोर अम्ल और मृदु अम्ल के एग्जाम्पल देख लिए। अब बात करते हैं सीमा रेखा अम्ल के बारे में। मैं बता दूं, सीमा रेखा अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनकी गुण या विशेषता कठोर अम्ल और मृदु अम्ल के मध्य में होती है। तो इनकी एग्जाम्पल है कुछ: फेकोनी, कुंज, ओसरू। तो याद हो गया, फेकोनी कुंज, कुंज, ओसरू। पड़े सन सभी बीमार, क्या बोले अपन ने? पड़े सन सभी बीमार, राही इधर, इर। तो एक BH3 होल्थराइज है और एक BCH3 होल्थराइज और GaH3 है। इस प्रकार आप ये भी याद कर लेना आसानी से। हम लोगों ने जिस प्रकार अम्ल पढ़े थे उसी प्रकार हम क्षारक पढ़ेंगे। तो मैं बता दूं, जो अभी हमने अम्ल पढ़े वो लुईस अम्ल है, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं। तो वर्ग असंलग्नी बोलो या क्लास A लिगेंड बोलो या हार्ड बेस बोलो या कठोर क्षार बोलो, वर्ग ब संलग्नी बोलो, क्लास B लिगेंड बोलो, सॉफ्ट बेस बोलो या मृदु क्षार बोलो। अब हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर इधर का कॉलम याद हो जाए तो इधर का याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इनके इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु का आकार कैसा होता है? छोटा। इनका बड़ा होता है। इनके इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु पर निम्नावेश होता है तो इन पर उच्चावेश होगा। ये कठिनाई से ध्रुवित होते हैं तो ये सरलता ध्रुवित हो जाएंगे। ये अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं और ये कम होते हैं। ये अधिक क्रियाशील अधातु है तो ये कम क्रियाशील क्या हो गई? धातु हो गई।
तो हम लोग अगर हमने इधर का अच्छे से याद कर लिए तो हमको याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो देखो पहले क्या आता है, आकार छोटा, आकार बड़ा, आवेश कम, आवेश ज़्यादा, कठिनाई से ध्रुवित होते हैं, आसानी ध्रुवित होते हैं, अधिक ऋण विद्युत होते हैं, ये कम होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील अधातु है, ये कम क्रियाशील अधातु है। तो मैं बता दूं, आप लोग इसको भी आसानी से याद कर सकते हो। अगर आपको याद आ रहा होगा तो आप देखिए, हमने ऐसे ही पॉइंट पढ़े थे कठोर अम्ल में, वहाँ लिखे थे हमने इनके इलेक्ट्रॉन ग्राही, यहाँ क्या लिख रहे हैं अपन, दाता। तो अगर जहाँ पर ग्राही है वहाँ दाता कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये अपना बन जाएगा कठोर क्षारक। तो हमने कठोर क्षारक में पढ़े थे कि जो कठोर क्षारक होते हैं वो अत्यधिक क्रियाशील धातु है, तो ये क्या है, अत्यधिक क्रियाशील अधातु है। तो यह बात हमने कहाँ पढ़े थे, कठोर अम्ल में पढ़े थे। और यहाँ किसकी बात हो रही है, कठोर क्षारक की बात हो रही है, जिसमें क्या आ रही है, अधातु आ रही है, उसमें धातु आया करती थी। तो इस प्रकार अगर आपको कठोर अम्ल और कठोर क्षार याद हो जाए तो आप दोनों में से एक याद करके, अगर आपको कठोर अम्ल याद हो जाए तो आप आराम से कठोर क्षार भी याद कर सकते हो। अगर वैसे याद नहीं होता है तो सिंपल तरीका ये है कि दो कॉलम बनाओ और उन दोनों की तुलना करो, ताकि याद करने में तकलीफ आपको ना जाए। मैं बता दूं, जो मैं समझा रहा हूँ ये बहुत मोस्ट एम्पियर कन्फ्यूजन वाला मामला है, तो उसको आप आराम से पढ़ लेना। अब आप देखो, हमको यहाँ याद करना है तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, क्लोरो फ्लोरो ये क्या हो गया, हेलोजन हो गया, मगर यहाँ पर क्या है, आयोडीन है। तो अपनी आई क्या होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत मृदु होती है, ऐसे याद कर सकते हो आई के हिसाब से। अब ये अमोनिया है, ये प्राथमिक एमीन है, ये द्वितीयक एमीन है, तृतीयक एमीन है। मतलब ये अमोनिया की डेरिवेटिव होते हैं, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन। तो आप यहाँ पर इस एग्जाम्पल याद कर सकते हो, साथ साथ में 4-5 एग्जाम्पल। तो ये जल है, यहाँ OH माइनस, यहाँ ROH, तो एग्जाम्पल भी तीनों जैसे हो गए। अब यहाँ देखो, ये यहाँ से क्या निकल गया, H निकल गया, तो यहाँ एसिटिक अम्ल था, और H क्या है, कठोर क्षार है, और ये क्या है, सॉरी H क्या है, कठोर, H प्लस क्या है, कठोर अम्ल है। तो ये CH माइनस क्या होगा, कठोर क्षार। यहाँ भी देखो, यहाँ भी H2SO4 था, H निकल गया, तो मतलब H2SO4 क्या है, स्थायी है। स्थायी क्यों है, क्योंकि वो कठोर क्षारक कठोर अम्ल H प्लस से बनता है और कठोर क्षारक SO4 से बनता है। यहाँ देखो H2CO3 ये भी एक अम्ल है, HNO3 ये भी क्या है, एक अम्ल है। तो यहाँ से अपन क्या निकाल दे रहे हैं, H निकाल दे रहे हैं, मतलब ये तीनों क्या थे, अम्ल थे। और ये ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र, ऑक्जेलेट आयन है, ये भी एक अम्ल का सूत्र है। ये फास्फोरिक आयन है, ये भी एक अम्ल सूत्र है। तो इससे बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल, इससे बनता है एसिटिक अम्ल, इससे बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल, इससे बनता है कार्बोनिक अम्ल, इससे बनता है नाइट्रिक अम्ल, इससे बनता है ऑक्जेलिक अम्ल, इससे बनता है फास्फोरिक अम्ल। तो जितने भी अम्ल के निगेटिव आयन होते हैं वो सब क्या होते हैं, कठोर क्षारक होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको हल्की सी हिंट देता हूँ, आप समझ जाओगे। देखो बेटा, ये CH3COO माइनस और ये H प्लस, तो ये क्या है, कठोर क्षार है, सॉरी कठोर अम्ल है, और ये कठोर क्षार है। इसी प्रकार देखो H2SO4, तो ये क्या हो गया, कठोर अम्ल और एक कठोर क्षार हो गया। यहाँ टू तो यहाँ प्लस प्लस आ जाएगा, 2H प्लस आ जाएंगे, ठीक है। तो इतना हो गया अपना। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर H2CO3, इतना क्या है, कठोर क्षार, इतना कठोर अम्ल। उसके बाद क्या होगा, H3PO4, तो ये H क्या है, कठोर अम्ल है और ये कठोर क्षार है। और आप देखो COOH, COOH, ये क्या हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल। अब कितने कार्बन है, इसको यहाँ से हटा दीजिए आप, तो बताओ क्या बाहर निकल गया, 2H प्लस। तो H प्लस क्या हो गया, कठोर अम्ल हो गया, और बचा क्या, C2O4 2 माइनस, ये कठोर क्षार हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों को
यहाँ पे एग्जाम्पल करने की ज़्यादा टेंशन नहीं है। अगर आपको H+ कठोर अम्ल है तो ऐसे बनने वाले जितने भी क्या होंगे, आयन होंगे, अधिकतर वो क्या होंगे, सब कठोर क्षारक होंगे। अब बात आती है मृदु क्षारक की। तो मैं बता दूं यहाँ पर मृदु क्षारक में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कौन, आई, क्योंकि अपना आई का दिल कैसा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पर I- याद कर रखो, और I- एग्जाम्पल कई जगह पूछे भी गया है। अब R2S, RS और S2, ये तीन हो गए S वाले, इसका याद कर सकते हो। फिर हाँ सन आई राई, हाँ सन आई राई मतलब सन आ रहा ही है, क्या करके, कोको करके, मतलब कोको लेके आ रहा है। तो हम क्या बोलते हैं, कोको लेके हाँ सन आ ही रहा है, मतलब मुर्गी लेके आ रहा है। फिर ये क्या है, ये एथिलीन है, ये बेंजीन है, ये मेथिल कार्बोनिल आयन है, और ये देखो R3AS, R3P, RO3P और H2O3 2-। तो ये क्या बन गया, अपना मृदु क्षारक बन गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर भी एग्जाम्पल को फोकस कर लिए। आप आगे और देखिए, अब आता है कौन सा, सीमा रेखा क्षारक। तो इसका एग्जाम्पल है Na3 Na2 भूर से आ रहा है, Na3 Na2 ये N2 है, भूर से आ रहा है। ये कौन है, एनिलीन, ये कौन है, एनिलीन, और ये कौन है, पिरीडीन। ये है नाइट्रो आयन और ये सल्फाइड आयन। तो इस तरह आपको यह भी याद हो जाएगा अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे। मैं बता दूं, अब जब तक आप इसको लिख लिख के नहीं देखोगे तो आपको याद होना गा नहीं। आप लोग इसको अच्छे से तैयारी कर ले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल IMP है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इस प्रकार हम लोगों ने कठोर अम्ल, मृदु अम्ल, कठोर क्षार, मृदु क्षार, मृदु सीमा रेखा अम्ल और कठोर सीमा रेखा क्षार हमने यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो आप लोग इसको अच्छा कर लेना। ये क्या है, सीमा रेखा क्षार था, इससे पहले हमने सीमा रेखा अम्ल भी पढ़े। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर अभी तक कुल मिला के देखा जाए तो 6 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को कम से कम 1-2 बार देखें और ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।